डियर टीचर्स, नमस्कार। मैं मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 जो 7 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके ईवीएस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं प्रभाकर एकेडमी के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ जाइएगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग समय को न गवाते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस किए थे जो विंटर क्लॉथ से कपड़े थे जो ठंडी के मौसम में पहने जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस किए थे। हम लोग अब इस वीडियो में शुरुआत करेंगे वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र। बारिश के मौसम में सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहिए। कैसे कपड़े पहनना चाहिए? सिंथेटिक कपड़े, क्योंकि वे जल्दी सूख जाते हैं और सिंथेटिक कपड़ों में पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेयॉन और डेकॉन आदि शामिल हैं। तो नायलॉन कृत्रिम पॉलीमर है। क्या है ये? आर्टिफिशियल पॉलीमर है का सामूहिक नाम है। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशा, परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। रेशम तथा नायलॉन के वस्त्र बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए वर्षा के दिनों में हम इन वस्तुओं से बने वस्त्र को पहनते हैं। ओके दोस्तों, अब उसके आगे का जो पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि राज्यों के आधार पर वस्त्र, जो हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसके आधार पे स्टेट कौन कौन से हैं, उसके बारे कपड़े कौन कौन से हैं, वस्त्र कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में? जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में क्या पहना जाता है? फ़ीरन पहना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बता दूं आपको कि ये जो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ़ीरन यह जम्मू कश्मीर के राज्यों के पुरुषों तथा महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला ढीला ढाला चोंगा होता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फ़ीरन किस राज्य के वस्त्र है? तो बताएंगे क्या? जम्मू कश्मीर के है। और तरंगा तरंगा मीन्स ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। बुर्गा यह जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाओं के का वस्त्र होता है। ये भी क्या होता है? महिलाओं का ही वस्त्र होता है जम्मू कश्मीर के, बुर्गा। और पठानी सूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला सूट को पठानी सूट बोलते हैं। अब हम कसावा के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? कसावा के बारे में। कसावा एक टोपी होती है जो जम्मू कश्मीर के पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा फ़ीरन के साथ पहनी जाती है। किसके साथ? फ़ीरन के साथ पहनी जाती है, जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में ये डिस्कस किया था, फ़ीरन। तो उसके साथ पहनी जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है? लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन से वस्त्र पहने जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लद्दाख में गोचा क्या पहना जाता है? गोचा एक वस्त्र है जो भेड़ की खाल से बना होता है। किसकी खाल से बना होता है? भेड़ की खाल से बना होता है। और जिसे लद्दाख के पुरुष गले में पहनते। कहाँ पे पहनते हैं? गले में पहनते हैं। और कुंटोक क्या है? लद्दाख के महिलाओं का वस्त्र होता है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में लोंचारी या हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र होता है। किसका वस्त्र होता है? महिलाओं का वस्त्र होता है। अब हम सुथान के बारे में डिस्कस करेंगे। सुथान क्या है? यह एक प्रकार का पुरुषों का पैजामा होता है और जो सूती का बना होता है। किसका बना होता है? सूती का। किसका बना होता है? सूती का पैजामा बना होता है। ठीक है। कीरा के बारे में डिस्कस करते हैं। कीरा क्या होता है? हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र होता है और महिलाएं इसे कमर पर बेल्ट की तरह पहनती हैं। कैसे पहनती हैं? बेल्ट की तरह पहनती हैं। ये पूछा जा सकता है कि जो कीरा है किस प्रदेश का वस्त्र है और किनके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा पहना जाता है या मतलब कि या पुरुषों के द्वारा पहना जाता है? तो किसके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा। अब हम रेगियो के बारे में डिस्कस करते हैं। रेगियो क्या है? यहाँ हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। क्या है ये? हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। और रेगियो एक लंबा ऊन का बना हुआ, कैसा बना हुआ? ऊन जो होता है ना, बना कोटा होता है। अब हम राहिंदे के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? राहिंदे क्या होता है? यह भी हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के द्वारा ही वस्त्र है, पहनने वाला वस्त्र है जो सर पे पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? सर पे पहना जाता है।
अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या, तेपांग। तेपांग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तेपांग क्या है कि यह हिमाचल प्रदेश के पुरुष का वस्त्र है। किसका वस्त्र है? पुरुष का वस्त्र है। यह एक प्रकार की टोपी होती है, कैप होती है। और गद्दांग क्या है? गद्दांग क्या है? पुरुषों का वस्त्र होता है। किसका वस्त्र होता है? पुरुषों का वस्त्र होता है जो कमर में पहना जाता है, मतलब वेस्ट में। वेस्ट को हम लोग कमर बोलते हैं। और रिगियो, रिगियो क्या होता है? हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र होता है। रिगियो एक ऊन का लंबा कोट होता है। कैसा होता है? कोट होता है। होजुक, होजुक क्या होता है? यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र होता है। होजुक हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र होता है। तो दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये वस्त्र हैं जो कि हमारे सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसके बारे में, केरल में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। केरल में, केरल राज्य में ज़्यादातर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। कैसे वस्त्र पहने जाते हैं? सफ़ेद रंग के, ये सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। और मुंडू चेरियाथू क्या है इसके बारे में देख सकते हैं। ये केरल राज्यों के पुरुषों के द्वारा पहने जाना वाला वस्त्र है। अब हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्या है, आगे जो है कि इसमें डिस्कस करेंगे क्या है। इसके पहले वाले में मुंडू और चेरियाथू था, और सेकंड पॉइंट क्या है, मुंडुम म जुड़ गया है और चेरियाथुम जुड़ गया है। ठीक है, यह केरल राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। म दोनों में जुड़ गया, मीन्स ये महिला हो गया, और इसमें म नहीं था तो ये पुरुषों का था। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मिजोरम के बारे में। मिजोरम, मिजोरम क्या है? पुआन, पुआन जो है यह मिजोरम राज्य के पुरुषों का वस्त्र होता है। किसका वस्त्र होता है? पुरुषों का वस्त्र होता है। और पुआनचेई, पुआन था तो पुरुषों का था, और पुआनचेई है तो महिलाओं का है। किसका वस्त्र है? महिलाओं का, मिजोरम राज्य के महिलाओं का है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जापी और लुकुम, जापी और लुकुम मिजोरम राज्य के एक प्रकार की टोपी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की टोपी होती है जिसे जापी और लुकुम कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, उसके वहाँ पे जो पहने जाने वाले वस्त्र है उसके बारे में। किल्ट, किल्ट क्या होता है? नागालैंड के लोगों के द्वारा काले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसे किल्ट कहते हैं, जिसे किल्ट कहते हैं। लिंग पेंसु, लिंग पेंसु क्या होता है? नागालैंड के द्वारा पहने जाने वाला गहरे नीले रंग का, कैसा? गहरे नीले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसे लिंग पेंसु कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट पेज पे, असम। असम राज्य में पहने जाने वाले वस्त्र, असम राज्य में पहने जाने वाले वस्त्र क्या है? मीतू, मीतू मीन्स यह किसका वस्त्र है? पुरुषों का वस्त्र है। और मुंडा किसका है? यह महिलाओं का वस्त्र, किसका वस्त्र है? महिलाओं का। और रिनसासो असम राज्य के पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला स्कार या रिनसासो कहते हैं। ये पूछा जाता है कि रिनसासो कहाँ पे पहने जाने वाला वस्त्र है, तो कहाँ पे है? गले में पहने जाने वाला वस्त्र है। अब हम झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं, वस्त्र पहने जाते हैं। मीन्स भागवान, क्या है? भागवान, यह झारखंड राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। किसका वस्त्र है? पुरुषों का। और पाची परहान, पाची परहान, पाची परहान किसके क्या दिया हुआ है? पाची परहान यह झारखंड राज्य की महिलाओं का वस्त्र होता है। किसका वस्त्र होता है? महिलाओं का वस्त्र होता है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पहने जाने वाले वस्त्र मुकाक, क्या है? मुकाक, या अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। किसका वस्त्र है? पुरुषों का वस्त्र है। और मुकाइस्क, मुकाइस्क किसका है? मुकाइस्क यह अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। अब त्रिपुरा के बारे में डिस्कस करते हैं। रिकट गमछा, रिकट गमछा इसे त्रिपुरा राज्य का पुरुष पहनते हैं। कौन पहनते हैं? पुरुष पहनता है। और रिकनाई को कौन पहनता है? महिला पहनती है। त्रिपुरा राज्य की महिलाएं इसको पहनती है। अब हम नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं, क्या है नेक्स्ट पेज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पंजाब, किसके बारे में? पंजाब के बारे में डिस्कस करते हैं कि लोग वहाँ की क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, उसके बारे में। फुलकारी, क्या है? फुलकारी मीन्स यह एक शाल होती है। कैसी शाल होती है? शाल, जैसे पश्मीना शाल होती है उसी तरह फुलकारी भी एक शाल होती है। सरारा लांचा, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? फीमेल के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और ये
फेमस, शरारा और लांचा जो है बहुत फेमस है। तांबा और तहमत, तांबा और तहमत क्या है? या पंजाब के पुरुषों की धोती होती है, क्या होती है? पुरुषों की धोती होती है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में पाने जाने वाले, लक्षद्वीप में पाने जाने वाले क्या है? कांची, कांची जो होता है यह लक्षद्वीप द्वारा राज्य में महिला का वस्त्र होता है। किसका वस्त्र होता है? महिला का। और थाटम क्या होता है? यह महिलाओं के द्वारा सिर पर पहनने जाने वाला थाटम वाला स्कार्फ होता है। क्या होता है? स्कार्फ होता है। अब हम मणिपुर के बारे में डिस्कस करते हैं। मणिपुर में तो इस समय कुकी मैती संघर्ष भी चल रहा है, जिसको मतलब कि शांत करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मणिपुर, मणिपुर जो है खामेन चामटा, क्या है? खामेन चामटा, यह मणिपुर राज्य के पुरुषों की धोती होती है। किसकी धोती होती है? पुरुषों की धोती होती है। और फेनेक, फेनेक क्या है? यह महिला का वस्त्र होता है। किसका वस्त्र होता है? महिला का वस्त्र होता है। और सिक्किम, सिक्किम में क्या है? थोकरोडुम, थोकरोडुम यह सिक्किम राज्य का पुरुष का वस्त्र है। किसका वस्त्र है? पुरुष का वस्त्र है। डुम डुम यह सिक्किम राज्य के महिला का वस्त्र है। डुम डुम किसका है? महिला का वस्त्र होता है। अब हम नेक्स्ट गुजरात के बारे में डिस्कस करते हैं। गुजरात क्या है? गुजरात में कफानी फरहान पहना जाता है। क्या पहना जाता है? कफानी या फरहान मीन्स यह गुजरात के पुरुषों का वस्त्र होता है। किसका वस्त्र होता है? पुरुषों का। और कांजरी आबा किसका होता है? कांजरी आबा गुजरात की महिलाओं का वस्त्र होता है। कांजरी या आबा गुजरात की महिलाओं का वस्त्र होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या नेक्स्ट पेज? कि लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल एक लिपि होती है जो अंधों के लिए होती है। किसके लिए होती है? जो अंधे होते हैं या जिसकी आँखों की, जिन लोगों की आँखों की रोशनी चली गई होती है, वो लोग इस लिपि का यूज करते हैं। ब्रेल लिपि, इसको ब्रेल लिपि भी बोलते हैं। इसमें 6 जो होते हैं बुलेट्स होते हैं, मतलब कि 6 प्रकार के बुलेट्स के द्वारा इसको बनाया जाता है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। ये पूछा जाता है कि लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से, मीन्स जो उनके पिता का इम्प्लीमेंट था, इक्विपमेंट था, उससे क्या करते थे? वो खेलते थे। अब खेलते थे तो उनकी आँखों को, हो सकता है कि उनकी आँखों में वो औजार जो थे उनकी आँखों में चला गया होगा, तो उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। अब पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि थी। क्या थी? बहुत इंटरेस्टेड थे पढ़ाई में, बहुत पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड थे। या पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। क्या करने लगे? सोचने लगे कैसे, अब मेरी तो आँखें चली गई है, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, इसके बारे में सोचने लगे। सोचने से सोचते सोचते फिर उन्होंने एक तरीका निकाला। क्या निकाला? एक तरीका निकाला जो बाद में जाकर के लुइस स्क्रिप्ट से नाम से जाना गया। लुइस स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज को लिखने का साइन, जो जिस साइन में लिखा जाता है उसको स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो इस लुइस स्क्रिप्ट से जाना गया। और ये एक मोटे कागज पर नुकीली चीज से 6 बिंदुओं से उभारा जाता है। यह पूछा जाता है, स्टेटमेंट में करके दिया जाता है कि लुइस ब्रेल में कितनी बिंदु होते हैं। तो 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, जो फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। कैसे? उंगलियों के सहारे स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। किस पे? 6 बिंदुओं पे आधारित होता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ना, इन्होंने क्या किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ये एक वनस्पति विज्ञान वाले थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो प्रयोग किया किस पे? मटर के पौधों पे प्रयोग किया है। और इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म एक गरीब परिवार में होता है। कहाँ पे होता है? एक गरीब परिवार में 1822 में हुआ था। 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर, कितने? 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए हैं। क्या किए हैं? बहुत सारे प्रयोग किए हैं इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए, बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा किया। मेंडल ने ये बताया है कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, बीज का चिकना या खुरदरा होना, या पीला या हरा होना। कैसा होना? पीला होगा तो हरा होगा, ये पेयर में आते हैं, ठीक है। और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना, ड्वार्फ या उसके साथ साथ टाल होना, ठीक है।
चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, भी बीज या तो चिकने हो सकते हैं या तो खुरदरे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, या तो खुरदरे या तो चिकने हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना होगा और थोड़ा खुरदरा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह के गुण अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। तो और अगली पीढ़ी में जब दिखाई देते हैं कि पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या तो हरे होते हैं। अब पीला और हरा गुड़ मिल करके क्या होता है, कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। मेंडल ने ये भी बताया था कि जब बीज का पीला और हरा गुड़ मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं। कैसे होते हैं, ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं। अब हम नेक्स्ट पोर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अल बिरूनी कौन है, ये अल बिरूनी, इन्होंने क्या किया था इसके बारे में डिस्कस। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले, 1000 साल से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री आए थे। क्या थे ये, एक यात्री ट्रैवलर थे, भारत आए थे। कहाँ पे आए थे, भारत आए थे। इनका नाम था क्या, अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम क्या, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना है, या उसके पहले नूर सुल्तान भी थी। ठीक है। और अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा। क्या किया, चीज़ों को और जगहों को बहुत ही बारीकी से देखा और उनके बारे में लिखा भी है। क्योंकि देखिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं पुरानी चीज़ों का, अगर हमको जाना तो डॉक्यूमेंट के द्वारा, इसको मैंने पहले भी इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर हमको पुरानी चीज़ों के बारे में जानना है तो डॉक्यूमेंट से या पुरानी चीज़ों जो हैं उनके बारे में जब पढ़ाई करेंगे तब हम उसके बारे में जान पाएंगे। तो इन्होंने क्या बहुत बारीकी चीज़ों से इस सब चीज़ों को लिखा था। खास तौर पे वे अपने देश से अलग लगी, जो चीज़ें उनको अपने उनके देश से अलग लगी तो उनको उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। अल बिरूनी उस समय के तालाब, किसके बारे में, पॉन्ड्स के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। क्या हैं, बहुत ही माहिर हैं यहाँ के लोग तालाब बनाने में। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े भारी पत्थरों के, लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़ करके क्या बनाते हैं, ये तालाब तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। क्या होती हैं, लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी होती ही नहीं है। ऐसा इन्होंने बनाया था पहले के लोगों ने। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल बिरूनी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो मैं बता दूं कि अल बिरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, किताबुल हिंद। क्या है, किताब उल हिंद। ये पूछा जाता है कि अल बिरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो किताब उल हिंद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसके साथ साथ पॉइंट आउट भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रभाकर एकेडमी के नोट्स भी चाहिए तो आपको हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करना चाहिए, जो है 9795540078। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसके बारे में, बछेंद्री पाल के बारे में। किसके बारे में, बछेंद्री पाल के बारे में डिस्कस करते हैं। मीन्स बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की पांचवी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी। कहाँ पे गई थी, पिकनिक में गई थी, जहाँ 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, 12 साल की थी तब ये। ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई हैं ये, मतलब कि उनका लालन पोषण कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में हुआ है। इनका जो पढ़ाई है, इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से इन्होंने क्या हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है कि कैसे पर्वत पे चढ़ाई करना है, हमको ये सारी माउंटेन पे कैसे चढ़ाई करना है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने सीखा है। अब 1984 में कब, 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए एक टीम मेंबर बनी थी। क्या बनी थी, क्योंकि जो देखिए जब माउंटेन पे कोई चढ़ता है तो अकेले नहीं चढ़ता है, मीन्स टीम के साथ जाते हैं। और टीम के लीडर भी होती हैं लोग जो सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो क्या है कि 23 मई को दोपहर 1 बजे, कब, 23 मई को दोपहर
7 PM पर अपना पहला कदम 8,848 मीटर चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा था। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी, जगह ज़्यादा नहीं थी, इसलिए एक साथ कदम नहीं रख पाए। और पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया और फिर झंडा फहराया, इंडिया के फ्लैग को फहराया और उसके साथ साथ क्या ली, तस्वीरें ली। कैसे पता चलेगा कि वो वहाँ पे गई थी? तस्वीरें लेंगी तभी तो पता चलेगा कि वो माउंट एवरेस्ट पे गई हुई थी। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट पर्वतारोहण मतलब क्या होता है, माउंटेनियरिंग क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर्वतारोहण क्या है? एक खेल है, क्या है? या शौक है या पेशा है। किसी का पेशा हो सकता है या कोई शौक से चढ़ता है या ये गेम्स भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें पर्वतों पर चलना, चढ़ना, लंबी पदयात्रा करना या उन पर चढ़ाई आदि शामिल हैं। चट्टान पर 90 डिग्री के कोण बनाते हुए चला जाता है। किस पे? चट्टान पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं? कठिनाइयाँ, गिरती चट्टानें, गिरती बर्फ, पहाड़ों से गिरना, हिमस्खलन, बर्फ की ढलानें, हिम दरारें, मौसम, ऊंचाई और विकिरण, सौर विकिरण, ज्वालामुखी गतिविधियाँ, इन सब से हमको क्या होता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार कौन कौन से ऐसे हैं चीज़ें जो कि पर्वतारोहण में काम आते हैं। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि ऊपर जाएंगे जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसीलिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। और कील वाले जूते, जिसमें कील लगे होते हैं वैसे जूते, उसके साथ साथ कुल्हाड़ी और नायलॉन की मजबूत रस्सी, चाकू, दूरबीन और पोर्टेबल कैंपिंग तंबू, मतलब पोर्टेबल जो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जा सके वैसे तंबू लेके जाते हैं लोग। और आइस ग्लासेज मतलब चश्मा वाला चश्मा भी रहेगा जो बर्फ़ को देखने में हमको हेल्प करेगा। हेलमेट रहना चाहिए और मजबूत नायलॉन बेल्ट बर्फ़ को तोड़ने के लिए क्या होती है, मजबूत नायलॉन बेल्ट बर्फ़ को तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा होता है, क्या होता है, आइस एक्स होता है, ठीक है। पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका क्या होती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, क्या करते हैं, जो लीडर होता है सभी लोगों के सामान को उठाने में मदद करता है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ने पर ही आगे बढ़ना, जब ग्रुप के सभी लोग बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ना। जो चल ना पाए उसको हाथ पकड़ कर चढ़ाना, जो चढ़ ना पाए उसको हाथ पकड़ के चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना, कहाँ पे हमको रुकना है उसके लिए जगह ढूंढना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही अगर बीमार पड़ जा रहे हैं उनका ध्यान भी रखना ग्रुप लीडर की भूमिका होती है पर्वतारोहण के समय। सबके खाने पीने का इंतजाम करना, क्या करना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना, मीन्स ये लीडर की एक भूमिका होती है। अब हम संतोष यादव जो थी, संतोष यादव 20 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला थी। कौन? संतोष यादव 20 वर्ष की उम्र में चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पे कम उम्र की प्रथम महिला हैं। अब हम सुनीता विलियम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स जी ने क्या किया था इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सुनीता विलियम्स जो थी अंतरिक्ष यात्री थी, यह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। कौन थी? भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। कहाँ पे गई थी? स्पेस में 360 किलोमीटर दूर गई थी। इनका दूसरी संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है। इनका संबंध कहाँ से है? गुजरात के अहमदाबाद के शहर से रहने वाली हैं ये। इन्होंने 195 दिनों तक, क्या है ये, इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और जून 1998 में, कब? जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ इनका। कब? कहाँ पे चयन हुआ? नासा में, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है उसमें।
और इंडिया के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो है। ठीक है, इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में, किसमें, विज्ञान और अभियांत्रिकी में के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। किससे, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है, विश्व की पहली महिला बनी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। किसके बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में कि अनुभव स्पेसशिप में, सुनीता विलियम्स के अनुभव क्या थे, स्पेसशिप में अनुभव क्या थे उसके बारे में। वह वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, मतलब कि जो अगर हम स्पेस में जाएंगे तो एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। कैसे करते थे, फ्लोटिंग करते रहते थे। क्यों, क्योंकि और चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ को गीला करना पड़ता था। किसको, कागज़ को गीला करना पड़ता था। और वहाँ पे बाल को कंघी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। क्या रहते थे, बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ हम टहल नहीं सकते थे। क्यों नहीं टहल सकते थे, क्योंकि फ्लोट करने, मतलब फ्लोट कर ही रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो पृथ्वी पे जी का मान होता है वहाँ पे G/6 होता है, इसलिए फ्लोट करते रहते थे। और एक जगह पे रुकने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, एक जगह पे रुकने के लिए हमको खुद को बांधना पड़ता था। और नील आर्मस्ट्रांग जो थे चाँद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कब उतरे थे, 1969 में गए थे। मैं बता दूं कि 1969 में मतलब इसके 100 साल पहले गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। भारत अर्जेंटीना के विपरीत है। क्या है, भारत जो है अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पेज, राकेश शर्मा के बारे में डिस्कस करते हैं। राकेश शर्मा क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत के क्या हैं ये, भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। क्या थे, 138 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयुज़ T-11 से अंतरिक्ष रवाना हुए थे, अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। और 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सैल्यूट में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पे वापस लौट आए थे। और 1984 में भारत सरकार इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित की। कब, ये पूछा जाता है कि राकेश शर्मा को अशोक चक्र से कब सम्मानित किया गया था, तो 1984 में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इन्होंने सोवियत संघ रूस के यूरी गागरिन केंद्र पे, कहाँ पे, यूरी गागरिन केंद्र पे अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग लिया था कि कैसे अंतरिक्ष में जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारे चीज़ों का प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। अब हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, कल्पना चावला के बारे में। किसके बारे में, कल्पना चावला क्या, ये भारतीय मूल की अमेरिकी यात्री थी। क्या थी, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी इनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 करनाल के हरियाणा में हुआ था। और 1988 में कल्पना चावला के नासा एम्स अनुसंधान केंद्र AIMS रिसर्च सेंटर, नासा के एम्स रिसर्च सेंटर से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। किसकी, व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। 1955 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई थी। कब, 1955 में अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई थी। और 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई थी, और जिसमें से वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी, 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान इन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। कितने दिन, 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताई थी। और उसके बाद फिर क्या किया इन्होंने कि 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष यान अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया से STS-107 से उड़ान भरी। और 1 फरवरी 2003 को, कब, 16 जनवरी को गई थी
और 1 फरवरी 2003 को आ रही थी वो वापस धरती पे लौटते समय क्या हुआ, उनका जो स्पेस शिप था उसमें जो प्रोटेक्शन हीट प्रोटेक्शन लेयर होती है वो क्या हुई थी, उसमें टूट फूट गई थी, जिससे कि वो जल करके नष्ट हो गया। उसमें जितने भी लोग सवार अंतरिक्ष यात्री थे उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ये दुखद घटना थी हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, नासा है, उसके द्वारा एक आर्टेमिस मिशन भी चलाया जा रहा है, जिसमें कि एक फीमेल है जिसका नाम क्रिस्टीना कोच है, वो भी उस दल में शामिल है जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे अब डिस्कस करते हैं क्या, आगे लेफ्टिनेंट कमांडर के बारे में। लेफ्टिनेंट कमांडर ये क्या है, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। क्या है, भारतीय नौसेना में मीन्स नेवी में ये क्या है, डॉक्टर हैं। नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। क्या संभाली थी, कमान, पूरी परेड की कमान संभाली थी। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि अगर कोई कमान संभाल लेता है किसी भी परेड की तो उसको बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थन्ना मंडी है जो जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। नौसेना के जहाज में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। क्या चलती हैं, पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। इस पूरी परेड में 36 निर्देश देते होते हैं। कितने, 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाले टुकड़ी के लोग भी उसे सुने और देखने वाले तक भी आवाज़ अच्छे से पहुंच जाए जो मैदान की दूसरी तरफ बैठे होते हैं। ठीक है, वाहिदा प्रिज्म इनके नाम में जो प्रिज्म जुड़ा है, इनके नाम में क्या जुड़ा है, प्रिज्म जुड़ा है। अब प्रिज्म के बारे में लोग जानते भी होंगे कि अगर हम प्रिज्म पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को गिराते हैं, जब गिराते हैं, इंसिडेंट करते, तो क्या होता है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो मीन्स यहाँ पे अर्थ क्या दिया गया है कि ऐसा कांच जो 7 रंग दिखाता है, क्या करता है, 7 रंग दिखाता है, तो उसे हम प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम कर्डम मलेश्री के बारे में डिस्कस करते हैं। कर्डम मलेश्री ये एक क्या है, वेट लिफ्टर हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, और इन्होंने 130 किलोग्राम का तक का भार उठा लेती हैं। कितना, 130 किलोग्राम का भार उठा लेती हैं। भारत के बारे में 29 मेडल मिले जीते हैं। कितने जीते हैं, 29 मेडल इन्होंने जीता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्डम मलेश्री थी। कौन थी, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्डम मलेश्री थी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में महिला 69 वर्ग में ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में सिडनी में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। अब नेक्स्ट किसके बारे में डिस्कस करते हैं, चमकता सितारा। किसके बारे में, चमकता सितारा। सूर्यमणि एक चमकता सितारा हैं। क्या हैं, गर्ल स्टार हैं। ठीक है, गर्ल स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं, उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी ज़िंदगी बदली है। ये चमकता सितारा मतलब गर्ल स्टार। ठीक है, अब हम सूर्यमणि क्या चाहती थी इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीतों गानों को गाएं। किसको, अपने गीतों के और गानों को गाएं, उन्हें भूलें न। जो हमारी जो संस्कृति है, पहनावे हैं, उसको बना करके रखें, बचा करके रखें। ठीक है, जड़ी बूटियों की समझ और बाँस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखने चाहिए। ये सारी चीज़ें भी बताती थी। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुडुख भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। मीन्स क्या करें, जो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी बनाए रखें। ये नहीं कि लोकल लैंग्वेज को भूल जाएं। लोकल फॉर वोकल होना चाहिए। यह सब तुरांग केंद्र में होता है। कहाँ पे होता है, तुरांग केंद्र में। तुरांग क्या है, तुरांग में कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया। किसमें, तुरांग में। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बाँसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उनकी 22वीं दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। कब खोला था, अपनी दीदी और कई लोगों की मदद से क्या खोला था, एक केंद्र खोला था। उसने इस जगह का नाम क्या रखा था, तुरांग था। वो एक मतलब ट्रेनिंग सेंटर था। तुरांग क्या है, एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कुडुख समाज और जातिवादियों की किताबों को संभाल करके वहाँ पे रखा जाता है। उन्होंने
उसने इस जगह का नाम क्या रखा था? कुडुक तोरांग रखा था। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। क्या होता है? जंगल होता है। कुडुक भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाने जाती है। कुडुक भाषा कहाँ बोली जाती है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की उराव जनजाति द्वारा बोली जाती है। कौन सी जनजाति के द्वारा बोली जाती है? कुडुक जो लैंग्वेज है किसके द्वारा बोली जाती है? उराव जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। और उराव भाषा भी से इसको क्या कहते हैं? उराव भाषा भी कहते हैं। अब हम बिंदेश्वर पाठक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है? बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक जो हैं ये सुलभ अंतर्राष्ट्रीय शौचालय के क्या हैं? संस्थापक हैं। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय शौचालय के संस्थापक हैं, बिंदेश्वर पाठक हैं। उन्होंने सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना की है। क्या है? सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना की है, जो एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन है। क्या है? राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन, मतलब कि पूरे राष्ट्र में। ठीक है। उनके योगदान से लाखों गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है। और जो मैनुअल मैला ढोने का काम करते थे, में लगे हुए थे, शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे, उनके लिए उन्होंने सन 1970 में, कब? 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। कब? 1970, 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। और सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है। क्या है? एक अग्रणी संस्था है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसके? दांडी यात्रा के बारे में। दांडी यात्रा कब की गई थी गांधी जी के द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गांधी जी ने 1930 में, कब? ये पूछा जाता है कि दांडी यात्रा कब की गई थी, हर एक एग्जामों में पूछा जाता है। 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने के लिए पाबंदी लगा दी थी। क्या? नमक बनाने पे पाबंदी लगा थी अंग्रेजों के आम लोगों ने भारत के लिए। ठीक है। जिस कारण गांधी जी ने क्या कर दिया? दांडी यात्रा शुरू कर दी। दांडी यात्रा शुरू कर दी। ठीक है। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, जो चीज़ें हमको नेचर के द्वारा प्राप्त की गई हैं, उनको उसे बनाने में बंदिश क्यों लगाई जा रही है, कैसे लगाई जा रही है? इसलिए इन्होंने क्या है? दांडी यात्रा शुरू की। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से, कहाँ से? अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा शुरू की। और उनके उसमें 69 अनुयायी थे और इस गलत कानून को तोड़ा। क्या किया? जो ये गलत कानून है इसको इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है। गांधी जी। अब भारत के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत क्या है? भारत पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, कहाँ से? पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक की जो लंबाई क्या है? 2933 किलोमीटर है। क्या है? 2933 किलोमीटर है, चौड़ा है ये। ठीक है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। कितना? 3214 किलोमीटर लंबा है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देश के उत्तर में क्या? देश के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। कौन है? हिमालय पर्वत श्रेणी है, जो हमारे प्रहरी का काम करता है। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। तथा पूर्व में भी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। क्या है? बे ऑफ बंगाल है। जी, तीन तरफ से घिरे होने के कारण भारत को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय देश कहलाता है, पेनिनसुलर कंट्री बोला जाता है। मतलब कि ऐसा पार्ट जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से लैंड से, तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। और आप ये बताइए कमेंट करके कि जो पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या करते हैं? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। भारत के दो समूह क्या होते हैं? द्वीप समूह भी हैं। भारत के दो द्वीप समूह भी हैं। पहला क्या है? लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हैं। अब हम 7 देश क्या हैं इसके? पड़ोसी देश हैं। कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार, बर्मा की स्थलीय सीमा भारत की सीमाओं से लगती हैं। किसके साथ? भारत की स्थलीय सीमाओं से लगती हैं। जबकि श्रीलंका व मालदीव, जो श्रीलंका है, मालदीव है, हिंद महासागर में दो स्थित पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। पड़ोसी द्वीपीय देश हैं हमारे। अब हम डिस्कस करते हैं किसके? भारत के राज्य एवं राजधानियाँ।
इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। राज्य का नाम क्या है और राजधानी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और असम की राजधानी दिसपुर, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और बिहार की राजधानी पटना, और झारखंड की राजधानी रांची, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। दोस्तों तो आगे फिर हम डिस्कस करते हैं गोवा की। गोवा की राजधानी कहाँ पे है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गढ़सड़ है, 2 है, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के बारे में मैं बता दूं, चंडीगढ़ को स्थापना कौन करने, ली कार्जूबर ने उसको बसाया था, एक अंग्रेज था। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं कि पंजाब, चंडीगढ़ की क्या, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मेघालय की राजधानी शिंगलांग, और राजस्थान की राजधानी जयपुर, और मिजोरम की राजधानी आइजोल, और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, और उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, और दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी दमन में है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं दिल्ली की राजधानी कहाँ पे है? दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, और लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, और जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन जो है जम्मू श्रीनगर है, और शीतकालीन क्या है? जम्मू है। लद्दाख की राजधानी लेह है। अब भारत के कुछ हिस्सों के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत के उत्तर में क्या है? हिम पोषित नदी हैं, मीन्स बर्फ से बहने वाली नदियां हैं। घाटियां जैसे सिंधु गंगा यमुना, कौन? सिंधु गंगा यमुना। ब्रह्मपुत्र की घाटियों और दक्षिण में वर्षा पोषित नदी हैं, रेन फेडेड रिवर हैं। जो घाटियां जैसे नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। पूछा जाता है ये कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहने वाली हैं, तो नर्मदा और ताप्ती क्या है? पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदियां हैं। ठीक है, और सारी नदियां जो क्या पूरब की तरफ बहने वाली हैं। ठीक है, भारत के समुद्र तटीय मैदान कच्छ, कोंकण, कर्नाटक, मालाबार, कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तट पे हैं। किसके? उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पे हैं। कौन? कोरोमंडल, मालाबार, कर्नाटक, कोंकण और कच्छ और कोंकण किसके? कर्नाटक के। मालाबार, कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं असम के बारे में डिस्कस करते हैं। असम की सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी होने के कारण, किससे? असम की सीमा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से जुड़ी होने के कारण इसे उत्तर पूर्वी राज्यों के एक प्रवेश द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। असम की आधिकारिक भाषा क्या है? असमी और बोडो है। क्या है? असमी और बोडो है। बगरुम्बा बोडो समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला समूह नृत्य है। क्या है? समूह नृत्य बगुरम्बा बोडो समुदाय के द्वारा डांस किए जाने वाला समूह नृत्य है। ठीक है, यहाँ पुरुषों की पारंपरिक पोशाक धोती और गमछा होती है। क्या होती है? पारंपरिक ट्रेडिशनल पहनावा क्या होता है? धोती और गमछा होती है। असम में जो गमछा को जीआई टैग भी मिला हुआ है, जबकि स्त्रियां मेखला पहनती है। क्या बनती है? मेखला, लंबी स्कर्ट और चादर पहनती हैं। असम के घर जमीन से 10 या 12 फीट के ऊपर होते हैं। कितने होते हैं? 10 या 12 फीट के ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनने की वजह से, भारी बारिश होने की वजह से ऊंचाई पे बनाने जाते हैं यहाँ के घर। और घर कैसे बने होते हैं? घर जो होते हैं बम्बू के बनाए जाते हैं, बांस के बनाए जाते हैं। अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाते हैं। किसके? बस बांस तथा रस्सी के पुल बनाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक
पानी भरा जाता है। यहाँ बांस को गरीब का टिम्बर कहते हैं। किसको कहते हैं? गरीबों का टिम्बर बांस को कहा जाता है। अब हम बिहू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिहू क्या है? बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। असम का बिहू महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। यह खेती कार्य से संबंधित है। किससे? खेती कार्य से संबंधित है। अवसरों पे मनाया जाता है। किसानों द्वारा बीज की बुवाई होने पर बोहाग बिहू मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बोहाग बिहू मनाया जाता है। और बोहाग बिहू को रंगाली बिहू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रंगाली बिहू भी कहा जाता है। खड़ी फसलों की खुशहाली के लिए प्रार्थना के रूप में काती बिहू मनाया जाता है। और माघ बिहू फसलों की कटाई होने पर मनाया जाता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि है। माघ बिहू क्या है? 14 और 15 जनवरी, जो मतलब कि माघ प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? उरुका या उरुक कहते हैं। उरुका या उरुक कहते हैं। इस दिन क्या करते हैं? इस दिन अस्थाई शेड कैसे बनाते हैं? अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। क्या कहते हैं? भेला घर कहते हैं। सामूहिक भोज का आयोजन होता है। ग्रुप में लोग बैठ करके खाना खाते हैं। और बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म होती है। कैसी होती है? चावल की एक किस्म होती है, जो पकने के बाद कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाते हैं। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। और भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। किससे? घास और बांस से बनाया जाता है। ताव कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे। क्या बनते हैं? उबालते हैं पानी। और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देते हैं तथा उसे केले के पत्ते से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाता है, कुछ समय के बाद। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या कि औरतें पीली रंग की क्या पहनती हैं? कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। और भात सुत्तो क्या होता है? चावल होता है। और रसे वाले सब्जी को कहते हैं भात सुत्तो। भात किसे कहते हैं? भात सुत्तो चावल और रसे वाले सब्जी को कहते हैं। अब केरल के बारे में डिस्कस करते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है? तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। ठीक है, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है? तमिलनाडु और कर्नाटक है। केरल में ही, केरल के कालीकट में ही 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। केरल की राजधानी कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में केरल की राजधानी है। केरल को ईश्वर की अपनी धरती यानी गॉड्स ओन कंट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गॉड्स ओन कंट्री भी बोला जाता है। केरल का राज्य पशु क्या है? हाथी है। जो जिसको विरासत पशु बोला जाता है, हाथी, वही केरल का राज्य पशु है। और राज्य वृक्ष क्या है? नारियल है। केरल में पुरुष ज़्यादातर मुंडू वस्त्र पहनते। क्या पहनते हैं? मुंडू वस्त्र, जिसे कमर में बांधा जाता है। महिलाएं मुंडू नेरियसु यथु वस्त्र पहनती हैं। और इडियपम, इसे नुलप्पम भी कहा जाता है। इडियपम, इसे नुलप्पम भी कहा जाता है। इसे चावल के आटे से तैयार किया जाता है। किसे? चावल के आटे से तैयार किया जाता है। तथा तुरान लंबी फलियों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों के से बना व्यंजन होता है। इसे केरल में खाया जाता है। ठीक है। अब ओणम जो है केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्या है? ओणम सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार किसका है? केरल का है। विशु अथवा मलयालम नववर्ष का एक बड़ा त्यौहार है। विशु अथवा मलयालम नववर्ष एक बड़ा त्यौहार है नववर्ष का। ठीक है। और कलरी पयट्टू एक लड़ाकू नृत्य। क्या है? लड़ाकू नृत्य, जिसे अभ्यास में उच्च स्तर का वैज्ञानिक सैन्य कला माना जाता है। क्या माना जाता है? वैज्ञानिक सैन्य कला माना जाता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या कुट्ठू नृत्य। कुट्ठू नृत्य एक प्रकार का संस्कार नृत्य। कैसा? संस्कार नृत्य है। और कथकली नृत्य के केरल हैं। गुजरात के से केरल तक की यात्रा को क्या बोला जाता है? बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य भी पड़ते हैं। गुजरात से अगर हम केरल जा रहे हैं तो बीच में कौन कौन से स्टेट पड़ेंगे? महाराष्ट्र और कर्नाटक पड़ेंगे।
कोझीकोड कहाँ पे है? केरल में ही कोझीकोड है और मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग है। कितने? 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। केरल में टैपियोका जमीन पर उगाए जाते हैं। कहाँ पे? जमीन के नीचे उगाए जाते हैं। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। कैसे खाते हैं? उबाल कर खाते हैं, बॉयल करके खाते हैं। टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कप्पा भी कहा जाता है। वल्लम जो है लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। ये पूछा जाता है सीटेट में कि वल्लम क्या है, एक नाव है या और कुछ है? तो एक छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल में। और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं मलयालम में क्या कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बलियम्मा बोलते हैं माँ की बड़ी बहन को। और नानी को अमुम्मा बोलते हैं। अमुम्मा क्या बोलते हैं? नानी को। चाचा को क्या बोलते हैं? चिट टपन बोलते हैं। चिट टपन चाचा को बोलते हैं और चाची को कुजम्मा बोलते हैं। और पिता को अप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिता को अप्पा कहते हैं केरल में। ठीक है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। किसका? फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मसालों का बगीचा, गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। यहाँ तेज पत्ता, बे लीफ और काली मिर्च, ब्लैक पेपर और इलायची, कार्डेमम मिल्टी आदि को उगाया जाता है। कहाँ पे? केरल में। केरल के फूलों में से सब्जी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? केला के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। किससे? केरल में केला के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं और तमिलनाडु में भारत के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है और इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और तथा आंध्र प्रदेश हैं। क्या क्या हैं? आंध्र प्रदेश हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या? आबू धाबी के बारे में। किसके बारे में? आबू धाबी के बारे में। यह देश रेगिस्तानी इलाके में। कैसे? रेगिस्तान है वहाँ पे, मतलब कि हॉट डेजर्ट है यहाँ पे। यहाँ का स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। अरबी है स्थानीय भाषा। यहाँ पानी बहुत कीमती होता है। क्या होता है? पानी बहुत कीमती होता है। जो कोल्ड ड्रिंक ये तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन पानी वहाँ पे बहुत कीमती होता है। यहाँ न तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ हैं। झील तथा तालाब भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर रेतीली ज़मीन होती है कि नीचे तेल होता है। क्या होता है? ऑयल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में ही पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आबू धाबी की और कुछ भी पॉइंट के बारे में। क्या है कि आबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है। ये पूछा जाता है कि आबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है। आबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। आबू धाबी का टाइम जोन क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम क्या से GMT से क्या है? 4 घंटा आगे है। और IST से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से IST से कितना है? 5.5 घंटा आगे। कितना? 5.5 घंटा आगे है GMT से इंडिया। ठीक है। इसलिए आबू धाबी से भारतीय समय 1.5 घंटा आगे है। कितना? 1 घंटा 30 मिनट आगे है। ये 4 घंटा, ये 5.5 घंटा, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 घंटा 30 मिनट। अगर आबू धाबी में रात को 9 बजा है तो भारत में कितने बन जाएंगे? 10:30 बज जाएंगे। मतलब 4 है तो 1.5 घंटा आगे बढ़ा देंगे तो 10:30 हो जाएगा। 9 है तो 1.5 घंटा आगे बढ़ाएंगे तो 10:30 हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं लेह लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में। लद्दाख भारत के उत्तरी छोर पे। कहाँ पे है? उत्तरी छोर पे स्थित है। लद्दाख के उत्तर और पूर्व में चीन है। क्या है? उत्तर और पूर्व में चीन है। जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान अनअधिकृत कश्मीर में, किसमें? अधिकृत, पाक अधिकृत POK में है तथा इसके दक्षिण में हिमाचल प्रदेश स्थित है। क्या? HP जो है हिमाचल प्रदेश दक्षिण में स्थित है। बौद्ध संस्कृति की बहुलता के कारण इसे छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत भी इसे बोलते हैं क्योंकि बौद्ध जो संस्कृति यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। और लद्दाखी भाषा में दूध को ओमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमा। ये पूछा जाता है दोस्तों कि लद्दाखी भाषा में दूध को क्या बोला जाता है? तो ओमा कहा जाता है। लद्दाख में जो टोपी दुल्हन पहनती है उस टोपी को पेराक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेराक बोलते हैं या पेराग जुगिन बोलते हैं या झुगनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झुगनी बोला कहा जाता है। सांप
क्या बोलते हैं सांप, जिसे लद्दाख में क्या बोलते हैं, न्यांगपे बोलते हैं, न्यांगपे कहा जाता है। और भुने हुए जौ का आटा लद्दाखियों का प्रिय भोजन है। लद्दाखियों का, लद्दाख में रहने वाले का प्रिय भोजन क्या है, भुजा हुआ आटा, भुना हुआ जौ का आटा, ठीक है। छम नृत्य और जाबरो नृत्य लद्दाख के नृत्य हैं। लद्दाख के नृत्य क्या है, छम और जाबरो नृत्य हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। क्या होती है, 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ती है। कैसी, चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं और लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। क्या करता है, मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। और ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। और जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो घर के सदस्य खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। और ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होता है, ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं, खिड़की नहीं होती है। गर्मी के मौसम में यह लोग फल को सुखा देते हैं। क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में फल को सुखा देते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है ये। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबादी जगह का नाम क्या है, आबादी का नाम क्या है, द्रास है। द्रास बहुत ही ठंडा जगह है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पे हैं। कहाँ पे हैं, अधिक ऊंचाई पे हैं। और हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया में भी नहीं पड़ते हैं, वृष्टि छाया में भी नहीं पड़ते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि लाल मिर्च, नारंगी कट्टू, सुनहरे पीले भुट्टे, रेड चिलीज, ऑरेंज पम्पकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न यहाँ मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल में रास्ते में पड़ता है। कारगिल कहाँ पड़ता है, रास्ते में पड़ता है। यहाँ संकरे पतले रास्ते होते हैं, नैरो रास्ते, रोड होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट होता है। कैसा होता है, पहाड़ी इलाकों में नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और लद्दाख में जूले जूले का मतलब वेलकम होता है। लद्दाख में जूले जूले का मतलब वेलकम होता है। ये लोग भी आप सीख लीजिए कि लद्दाख में अगर जाएंगे तो जूले जूले बोलेंगे तो वेलकम वो लोग बोलेंगे, ठीक है। ट्राली क्या है, लकड़ी से बना झूला होता है और का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। इसको नदी को पार करने के लिए लकड़ी से बना हुआ झूला होता है। इसकी स्किट पोल्स लद्दाख का एक गांव है। क्या है, स्किट पोल्प लद्दाख का एक गांव है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, चांगथांग क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है, ठीक है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। क्या है, 5000 लोग यहाँ पे हैं और हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा जो है अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। क्या है, चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलती है। जो ठंडी होती है उसमें 70 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जो हवा, विंड जो होती है, चलती है। चांगपा की भाषा चांगथांग होती है। चांगपा की भाषा चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं उसे चांगथांग बोलते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। रेबो मीन्स टेंट में। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। कैसी बनी होती है, लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है जिससे कि एक परिवार का कौन कौन सा जानवर है ये पता किया जा सके। औरतों और छोटी बच्चियों जानवरों को गिन
कर चराने ले जाती हैं और फिर लौटते समय भी उनको काउंट करके लेकर के आती हैं, क्योंकि कोई कमी तो नहीं हो गई उसमें। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं। कहाँ पे? ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। अब विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल के बारे में डिस्कस करते हैं। विश्व में प्रसिद्ध, पूरे विश्व में, समझ लीजिएगा, ये बहुत ही ये फेमस शाल है। ये इस शाल को जो महबूबा मुफ्ती हैं वो किसको? मोदी जी को गिफ्ट करती। जब आती हैं वहाँ पे मिलने के लिए मोदी जी से पैसा वैसा के बारे में बात करने के लिए, तो पश्मीना शाल गिफ्ट करती हैं। पश्मीना शाल चांगपा लोगों के द्वारा बारीकियों के बकरियों के बाल से बनती हैं। किससे? बकरियों के बाल से बनती हैं। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं? लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है, इसलिए उनका बाल जो होता है सॉफ्ट होता है। ठंडे में टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर के -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी, यहाँ पे टाइपिंग में से माइनस नहीं लिया गया है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों को कोट बनाया जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बना जाता है। इसमें से बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती है। इसी कोट में बकरियां अपनी बाल को गिरा देती हैं, जिसका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। एक बाल इतना पतला होता है कि इतने 6 बाल हमारे बाल के बराबर होते हैं। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं लगभग 220 घंटा में। पूछा जाता है कि पश्मीना शाल कितने घंटों में बनाई जाती है, तो 220 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनती है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्मी देती है। 6 स्वेटर के जितना गर्मी देती है। 6 स्वेटर जितना आप पहन लेंगे उसे एक पश्मीना शाल उतना काम करती है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे हम इन करते हैं। नेक्स्ट सेशन को हम अगले दिन लेंगे, और ऐसे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि मैं आपको सारी मेरे लेटेस्ट जितने भी जानकारियां हैं वो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहें, और जिससे कि आप नंबर अपना अच्छा गेन करें। और धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।